अब उनको बिना मतलब का ही डर है जापान को और साउथ कोरिया को, क्योंकि उधर से वो नॉर्थ कोरिया वाला कई दिनों से न्यूज में नहीं है, उनका क्या भरोसा कब उनके बैठ जाए दिमाग के अंदर। पुतिन से तो ऐसे बात करता है जैसे कॉलेज के जो बहुत तगड़े दोस्त रहे हों। तो ट्रंप की पॉलिसी कुछ अलग है। करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा, फिर आपको करंट अफेयर की क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। अगर आज की क्लास आप लोग जो पढ़ लेते तो फिर आपको करंट अफेयर की क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। जिन्होंने नहीं देखी कोई बात नहीं, अब बात छोड़ो, मैं सब कुछ जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, सब कुछ मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर क्रिकेट में किसी से कंपैरिजन करूँ तो वीरेंद्र सहवाग से कर लो आप, इससे ज़्यादा तो और किससे कंपैरिजन करोगे। मतलब एक बार तो सामने वालों के जो है वो छक्के छुड़ा देते हैं। इन्होंने खूब ज्ञान दिया। खूब ज्ञान क्यों दिया? क्योंकि इन्हें जो है वो दोस्तों जो है वो क्या चाहिए था, हर जगह जो है वो इन्हें जो है वो मार्केट चाहिए था। चाइना ने इस दौर में सबसे तगड़ा लाभ कमाया। चाइना ने क्यों लाभ कमाया मैं आपको बताता हूँ। चाइना की प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है तो था, लेकिन हमें पता नहीं है, हमने तो टेक्नोलॉजी और नहीं सीखी। अब ये एनपीटी वेनपीटी आपने तो उस समय बना लिया, भगवान भला करे आपका, तो आप तो ठीक निकले, हम तो बिना मतलब ठगे गए। जो है वो टॉपिक है ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर। आज का हमारा मुख्य टॉपिक जो है वो क्या है, ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर हमारा मुख्य टॉपिक है। चारों तरफ चर्चा है, एक तरफ नहीं, चारों तरफ चर्चा है। ट्रंप साहब जब भी आते हैं आर्थिक रूप से तो चर्चाएं बहुत ही बढ़ जाती है, बड़े अग्रेसिव खेलते हैं। मतलब मैं अगर कंपैरिजन करूं तो ट्रंप साहब का अगर क्रिकेट में किसी से कंपैरिजन करूं तो वीरेंद्र सहवाग से कर लो आप, इससे ज़्यादा तो और किससे कंपैरिजन करोगे। मतलब एक बार तो सामने वालों के जो है वो छक्के छुड़ा देते हैं। तो इन्होंने, अगर हम लोग बात करें ये चर्चा क्यों चली है, ये चर्चा जो है वो क्यों चली है, ट्रंप के जो है वो प्रेसिडेंट बनने के पश्चात ट्रंप के द्वारा बहुत सारे डिसीजन लिए गए। उनमें से एक महत्वपूर्ण डिसीजन अब जाके टैरिफ पे आया है, और टैरिफ के बारे में हम लोग बहुत अच्छी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि कैसे चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, बांग्लादेश पे लगाया, इंडिया पे लगाया है, और इंडिया पर और लगाने की भी बात हो रही है। बांग्लादेश पर जो टैरिफ लगाया वो भी बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है, चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगाया वो भी बहुत ज़्यादा है, और वो बहुत ज़्यादा तो है ही, एक दिन में 54 से 104 और पहुंच गया। और रात को, मतलब हमारे यहाँ रात थी वहां दिन था, कल रात ही 104% जो है वो दोस्तों टैरिफ पहुंचा है। आपको सबसे पहले विदेशी व्यापार में कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, तब जाके आप टैरिफ, ट्रेड वॉर और इन चीजों को समझ पाएंगे, तब जाके आप समझ पाएंगे। तो आपको कुछ शब्द जो है वो थोड़े थोड़े आप लोगों को समझने पड़ेंगे। अगर हम लोग शुरू से अगर थोड़ी सी बात करें तो 1991 के बाद में अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं तो जो ब्रेटन वुड जो ट्विंस है, जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं ने, और जो आपका डब्ल्यूटीओ की अगर हम बात करें तो 90s के बाद में इन्होंने जो है जनरली मुक्त व्यापार की जो है बात की है। मुक्त व्यापार की बात जनरली करने का कहीं ना कहीं पूंजीवाद के टूल किट के रूप में आप देख सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबके बाजार खुलवा लिए। सबसे पहले इन्होंने, पृष्ठभूमि में अगर हम चलें, यहां अमेरिका भी उतना ही कसूरवार है, चाइना उससे ज्यादा बड़ा कसूरवार है, और पूंजीवाद इसका जो है वो आधार है। ये वही लोग हैं जो सबसे पहले वैश्वीकरण की बात करते थे, मुक्त व्यापार की बात करते थे, और जो कहते थे कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, आयात निर्यात पे कोई शुल्क वुल्क नहीं होना चाहिए। इन्होंने खूब ज्ञान दिया। खूब ज्ञान क्यों दिया? क्योंकि इन्हें जो है वो दोस्तों जो है वो क्या चाहिए था, हर जगह जो है वो इन्हें जो है वो मार्केट चाहिए था। और एलपीजी रिफॉर्म्स के माध्यम से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से इन्होंने मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया। इनकी जो है वो मुक्त व्यापार को बढ़ावा देके इन्होंने खास करके जो विकासशील और अल्प विकसित देश थे, विकासशील और अल्प विकसित देश थे, विकासशील और अल्प विकसित जो देश थे, विकासशील और अल्प विकसित जो देश थे, उन देशों का जो है वो बाजार इन्होंने खुलवाया। क्योंकि ये इनको एज ए मार्केट देखते थे, और बाजार के अंदर जो अपने जो भी उत्पाद थे उनको जो है ये विकसित देश डालना चाहते थे, और इन्होंने अच्छा खासा किया। इन्होंने जो है वो दोस्तों जो है वो अच्छा खासा काम किया। हमारे मार्केट में इन्होंने दबा के जो प्रोडक्ट बेचे, चाहे ऑटोमोबाइल की बात कर लो दबा के, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लो दबा के, चाहे पेट्रोलियम की बात कर लो, इन्होंने खूब जो है वो हमारे यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट बेचे। तब तक हम या कोई भी विकासशील देश या अल्प विकसित देश इतना तगड़ा मजबूत नहीं था कि वो इतना अच्छा उत्पादन करने लगे और इनको ही वापस चेपने लग जाए, इनको ही वापस सामान देने लग जाए। तो ये उस समय तक वैश्वीकरण की बात कर रहे थे जब तक मुक्त व्यापार इनके हक में था, क्योंकि ये क्या थे, प्रोड्यूसर थे, ये प्रोडक्शन करते थे और ये सप्लाई हमारे यहाँ करते थे, कमा के खाते थे, मौज करते थे भैया। तब इनको बात आती थी मुक्त व्यापार की, मुक्त व्यापार की, मुक्त व्यापार की। लेकिन इसी दौर में एक विकासशील देश
जो है वो निकला, और वो था आपका चाइना। चाइना ने इन्हें अपनी लेबर फोर्स के आधार पे, उसके साथ साथ श्रम बल की उनकी कोई कमी नहीं थी, तकनीक, विज्ञान, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पे चाइना एक नया प्लेयर बन के आया। और चाइना ने इस पूरे माहौल के बीच में चाइना ने जो है वो सबसे ज्यादा लाभ उठाया। चाइना ने किसका लाभ उठाया? चाइना ने दोनों का लाभ उठाया। चाइना ने इधर अल्प विकसित देशों को भी समान बढ़िया तरीके से टिकाया, और जो ये अपने आप में जो आपके विकसित देश थे, यूएसए, आपका जो है वो जापान हो, यूएसए हो, चाहे आपका यूके हो, इनको भी दबा के जो है वो माल दिया। चाइना ने इस दौर में सबसे तगड़ा लाभ कमाया। चाइना ने क्यों लाभ कमाया, मैं आपको बताता हूं। चाइना की प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, और जो है वो चाइना थोड़ा सा मोनोपोली लेने के लिए जो रिस्क बहुत लेता है, जिसके अंदर हम दो शब्द देखेंगे। आप बार बार बात करते हैं, एक शब्द आता है डंपिंग। हर कोई देश कहता है कि हम एंटी डंपिंग जो है वो टैक्स लगाएंगे। एंटी डंपिंग टैक्स लगाने की हर जो है वो दोस्तों जो है वो देश बात करता है, और खासकर चाइना के परिप्रेक्ष्य में ये बात की जाती थी। भारत भी काफी जगह एंटी डंपिंग टैक्स लगाता है। तो चाइना जनरली क्या करता था? चाइना अगर स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो चाइना का कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये था कि चाइना जो है वो उत्पादन लागत से कम में, उत्पादन लागत से कम पर जो है वो आयात कम पर जो है वो क्या करता था, निर्यात करता था। बात खत्म। मतलब कोई चीज बढ़ रही नहीं है 100 रुपए की, लेकिन कोई नहीं, अपने को अगले के मार्केट उजाड़ना है, तो डंपिंग का काम करता था। मतलब वस्तुएं किसी दूसरे के मार्केट में डंप करना। आपको लाभ मत हो, भले आपको विदेशी मुद्रा भंडार मिल रहे हैं, आपकी इकोनॉमी अच्छा, भाई कोई का भी माल बिकेगा तो एक तो विदेशी मुद्रा भंडार मिलेंगे, दूसरे वहां पे औद्योगिक साइकिल बना रहेगा, रोजगार बना रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता रहेगा, जीडीपी बढ़ती रहेगी, लाभ तो है ही ना, लाभ तो इन्हें जो है वो दोस्तों है ही ना। तो चाइना ने जो है वो दोस्तों जो डंपिंग स्टार्ट की, और डंपिंग का मतलब है हम प्रोडक्शन कॉस्ट से कम में भी कोई चीज बन रही 100 रुपए में है, लेकिन चाइना जो है उसे जो है वो दोस्तों 95 में यहां टिका रहा था कि आप तो ले साहब, क्योंकि इनके जो जिस देश में डंप कर रहा है उसके घरेलू उद्योग धंधे चौपट हो जाते थे, मोनोपोली आ जाती थी मार्केट में, घरेलू उद्योग धंधे जो है वो क्या हो जाते थे, चौपट हो जाते थे। चाइना को क्या फायदा था? चाइना को फायदा था उसकी जीडीपी बढ़ रही है, उसके यहाँ रोजगार बढ़ रहा है, उसके जो है वो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखें, चाइना को जो है वो एक लाभ और हो रहा था कि उसे जो है वो दोस्तों एकाधिकार भी प्राप्त होता जा रहा था। तब इस पर कुछ देशों ने एंटी डंपिंग टैक्स लगाना स्टार्ट किया। डब्ल्यूटीओ हमें अनुमति देता है, डब्ल्यूटीओ हमें क्या देता है? अनुमति देता है, और जो एंटी डंपिंग टैक्स लगाना हमने स्टार्ट कर दिया। तो कभी कल को कोई पूछ ले एंटी डंपिंग टैक्स से तात्पर्य क्या है? कोई भी देश अगर किसी देश के अंदर है अपनी उत्पादन लागत से कम पर अगर वस्तु तथा सेवाएं डंप कर रहा है, तो जो सामने वाला देश है वो एंटी डंपिंग टैक्स लगाकर जो है वो बाजार में संतुलन बना सकता है। एक तो ये माध्यम था। दूसरा चाइना जो है वो क्या किया करता था? दूसरा चाइना क्या करता था? काउंटरवेलिंग। दूसरा चाइना क्या किया करता था दोस्तों जो है वो आपके काउंटरवेलिंग जो है वो, काउंटरवेलिंग जो है वो दोस्तों आपको जो है टैक्स पड़ना चाहिए, ये भी एक सीमा शुल्क का ही पार्ट है। काउंटरवेलिंग टैक्स भी जनरली लगाया जाता है, जो लोग सामान्यतः देख रहे हैं, हाँ वो भी इसमें थोड़ा मतलब जो है वो ध्यान लगाएं, बहुत काम की चीज है ये। काउंटरवेलिंग टैक्स क्या है? अब चाइना जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करके नहीं दिखा रहा है। चाइना क्या कह रहा है? अपने उत्पादक को जो है ज्यादा से ज्यादा छूट दे रहा है, सब्सिडी दे दी, ऋण जो है वो दोस्तों जो है वो सस्ता दे दिया, ठीक है, टैक्स कम कर दिया। तो अब अगला चला के तो जो है उत्पादन लागत कम नहीं कर रहा, चला के कम में नहीं दे रहा, अपने आप ही उत्पादक लागत जो है, लागत अपने आप ही कम आ गई। आप बताओ, किसी भी आदमी को आप सब्सिडी दे दो, किसी उद्योग को आप उसे ऋण सस्ता दे रहे हो, उनके ऊपर आप कोई टैक्स नहीं ले रहे, तो बताओ जो है प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आएगी ना। तो इस माध्यम से भी चाइना जो है वो अपने प्रोडक्शन या अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए जो है वो मतलब जो नेगेटिव सब्सिडी देता था कि प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आए, और उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों जो है वो क्या किया जाए, आपके यहाँ पर जो है वो दूसरे देश में जो है वो टिकाया जाए सामान।
लेकिन यहां पर हमें WTO अधिकार देता है कि वो देश काउंटर वेलिंग टैक्स लगा सकता है। जैसे यहां कोई चीज इंडिया में आ रही है तो भारत वहां पे काउंटर वेलिंग टैक्स लगा दे, जो भी एक सीमा शुल्क का ही एक पार्ट है, कस्टम ड्यूटी का ही एक पार्ट है। तो चाइना ने भी खूब जो है वो डंपिंग की भाई साहब, चाइना ने भी खूब डंपिंग की। हम पूरी पृष्ठभूमि से चल रहे, आज का ट्रेड वॉर, आज का टैरिफ वॉर अगर आप लोगों को समझना है तो थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा कि विकसित देशों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों के मार्केट खुलवाए, अपने प्रोडक्ट दबा के बेचे और जो लाभ कमाया। वैश्वीकरण की बात करते 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 बढ़िया प्रॉफिट कमा लिया इन लोगों ने, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम चाइना को देखें तो चाइना ने क्या किया, डंपिंग की, प्रोडक्शन कॉस्ट कम की, और उसके साथ साथ रूल ऑफ ओरिजिन, एक रूल होता है रूल ऑफ ओरिजिन, उसकी भी जो है वो धज्जियां उड़ाई। रूल ऑफ ओरिजिन की भी जो है, भारत कई बार आरोप लगाता है, रूल ऑफ ओरिजिन की भी जो है वो दोस्तों चाइना ने धज्जियां उड़ाई। जनरली मान लो कि हमने मुक्त व्यापार कर रखा है सिंगापुर के साथ, हमने मुक्त व्यापार कर रखा है मान लो बांग्लादेश के साथ या म्यांमार के साथ, तो मुक्त व्यापार कर रखा है तो मान लो कि हम लोगों ने जो है वो म्यांमार के साथ जो है वो मुक्त व्यापार कर रखा है, इंडिया ने जो है वो म्यांमार के साथ जो है वो मुक्त व्यापार कर रखा है। मतलब हम आपके ऊपर किसी भी प्रकार का क्या नहीं लगाएंगे, टैरिफ नहीं लगाएं। टैरिफ का मतलब क्या हुआ, किसी भी प्रकार का आयात निर्यात पे शुल्क नहीं लगाया जाएगा। तो रूल ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि हमने अगर आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है तो हम आपसे केवल वही वस्तु लेंगे, हम आपसे जो भी वस्तु लेंगे उसके ऊपर हम ज्यादातर जो है वो, कोई जो है वो एक नेगेटिव लिस्ट भी होती है इसके अंदर कि इनके ऊपर तो टैक्स लगेगा, लेकिन फिर भी म्यांमार से कोई भी चीज आ रही है उसके ऊपर हम किसी भी प्रकार का जो है वो टैक्स जो नहीं लगाते। अगर हमने किसी भी देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर रखा है, अगर हमने किसी भी देश के साथ क्या कर रखा है, मुक्त व्यापार अगर समझौता कर रखा है, तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो दोस्तों जो है याद रखना कि हम उनके ऊपर जनरली टैरिफ नहीं लगाएंगे, नॉन टैरिफ भी नहीं लगाएंगे। टैरिफ पे भी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब चाइना क्या करता, चाइना की रूल ऑफ ओरिजिन की धज्जियां चाइना जनरली कैसे उड़ाता, चाइना कहता है भाई हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया का नहीं है, ठीक है, हम माल आपको चेप रहे हैं और आप माल इंडिया को चेपो, आप माल इंडिया को चेपो, क्योंकि आपके ऊपर वो टैरिफ नहीं लगा रहे, आपके ऊपर वो किसी प्रकार का टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। फिर हम 2020 के अंदर हम रूल भी लेकर आए, हमने कहा कि रूल ऑफ ओरिजिन में हमें 35% वैल्यू एडिशन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि तुम चाइना से सामान मंगा के हमें चेप दो, लाभ कमा लो और चाइना को भी लाभ कमा लो। चाइना डायरेक्ट भेजे, हम टैक्स लेंगे चाइना से, लेकिन आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, आपका सामान हम मुक्त व्यापार में झेल सकते हैं, चाइना का सामान आपके थ्रू नहीं झेल सकते। तो इस कंडीशन में भारत सरकार ने 2020 के अंदर रूल ऑफ ओरिजिन में एक सर्टिफिकेट भी लागू कर दिया कि 35% वैल्यू एडिशन मंगवा लो, आपको रॉ मटेरियल मंगवाना है कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई रेडियो बनवा रहे हो, कोई तार वार कुछ भी मंगवाना है मंगवा लो भले, लेकिन 35% ऑफ वैल्यू एडिशन मैन्युफैक्चरिंग आपके देश में होनी चाहिए। ये सर्टिफिकेट आप साथ में दोगे तब जाके हम आपके वस्तु के ऊपर मुक्त व्यापार लागू करेंगे, नहीं फिर आपसे भी टैक्स लेंगे। तो चाइना ने डंपिंग खूब की, चाइना ने जो है वो रूल ऑफ ओरिजिन का काम भी खूब किया, रूल ऑफ ओरिजिन की धज्जियां भी खूब उड़ाई, काउंटर वेलिंग टैक्स लगा के भी हमने जो है वो थोड़ी कमी की। तो चाइना भी जो है ना, मतलब इसका आज की जो स्थिति बन रही है, आज जो ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, रातों रात इतना % जो है वो दोस्तों टैरिफ बढ़ रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ जो है वो पुरानी पृष्ठभूमि है और उनके ऊपर हम लोग जो बात करेंगे, थोड़ी हम जो चर्चा करेंगे। उसके बाद में पहला पॉइंट आप लोगों ने देखा जो है वो क्या था, पहला पॉइंट आप लोगों ने देखा कि जो है वो दोस्तों जो है वो फर्स्ट पॉइंट था कि विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को ओपन करवाया गया और उसमें दबा के इन विकसित देशों ने अपना माल बेचा, मुक्त व्यापार के नाम पे बढ़िया दबा के पैसा कमाया। अब चाइना ने जो है विकसित देशों को भी लपेटा और विकासशील और अल्प विकसित देशों को भी लपेटा, मुक्त व्यापार का या जो इस वैश्वीकरण का चाइना ने भी दबा के लाभ लिया, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन, आज जो है ना वो दिन आया है जब विकासशील और अल्प विकसित देश जो है, अल्प विकसित देश जो है उनकी आज भूमिका थोड़ी सी चेंज हुई है, उनकी भूमिका आज थोड़ी सी चेंज हुई है। अब वो उपभोक्ता से, कंज्यूमर से जो है वो उत्पादक बनने लगे हैं। अब वो क्या बनने लगे हैं, उत्पादक बनने लगे हैं भाई। हम भी कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बने हैं। वैसे ही बहुत सारी डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज जो है, इंडिया जैसी कंट्रीज जो हैं, इंडिया से भी जो है वो, इंडिया तो भी आज सशक्त कंट्री, इंडिया से भी जो कमजोर कंट्री हैं वो आज क्या बनी है, प्रोड्यूसर बनी है। धीरे धीरे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ, इन्वेस्टमेंट आया, वहाँ पे फैक्ट्रीज लगी, सारी चीज़ें हैं,
सारी चीजें हुई। अब इस कंडीशन में जब अब उपभोक्ता से उत्पादक बने तो अब इन देशों को जो है वो मौका मिला कि अब निर्यात करेंगे हम भी। हम अमेरिका को इतने साल अमेरिका ने हमें खूब निर्यात किया, यूके ने हमें जो खूब जो है वो दोस्तों सामान दिया। अब हमारा टाइम आया है कि हम अमेरिका को जो है वस्तु और सेवा देंगे। जायज बात है भाई, वैश्वीकरण का पूरा लाभ क्या ये बड़ी कंट्रियां ही ले जाएंगी क्या, या चाइना जैसे जो है वो चाइना जैसे मतलब चिटर कंट्री लेके जाएगी, या फिर जो है वो अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री ले जाएंगी? क्या ये पूंजीवाद के जो है वो बड़े खिलाड़ी है यही लेंगे क्या पूरा का पूरा लाभ? ऐसे कैसे? अब हमारा समय आया था, इट मीन्स 2010-12 के बाद में जो है वो विकासशील और अल्प विकसित देशों ने थोड़ा टेक्निकली अच्छा हुए, प्रोडक्शन अच्छा किया, लेबर इनकी थोड़ी स्किलफुल हुई, इन्वेस्टमेंट अच्छा आया, तो अब हम निर्यातक की भूमिका में आए। और जैसे ही हम निर्यातक की भूमिका में आए वैसे ही इस जो आपके पूंजीवाद के जो बड़े खिलाड़ी थे, जो विकसित देश थे, इन लोगों ने जो है अपना मेन रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। और अब ये वैश्वीकरण से हाय तौबा करने लगे कि साहब वैश्वीकरण इतना अच्छा नहीं है, तभी अच्छा था जब हम आपको सामान भेज रहे थे, हमें भी उद्योग धंधे जो है ना अब क्या करने हैं, थोड़े थोड़े बचाने हैं जी। अब ये वैश्विक जब विकसित देशों को विकासशील और अल्प विकसित देशों ने जो है वो दोस्तों सामान देना स्टार्ट किया, जब हमने जो निर्यात करना स्टार्ट किया, तो इनको याद आया, घरेलू उद्योग धंधे याद आए इनको टैरिफ नॉन टैरिफ याद आए इनको जो पता चला। और ये जो है वो वैश्वीकरण को छोड़ के, किसको दोस्तों आपके यहाँ पे, वैश्वीकरण को छोड़ के जो है वो संरक्षणवाद की तरफ बढ़ने लगे। किसकी तरफ बढ़ने लगे? संरक्षणवाद। संरक्षणवाद मतलब अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी। हमारे आज अमेरिका की स्थिति क्या है? अमेरिका एक विकास के उस स्तर को मतलब जो है वो क्या कर चुका है, प्राप्त कर चुका है, जिसके अंदर वहां पे अगर कोई स्वीपर भी आ रहा है ना तो वो भी गाड़ी लेके आ रहा है, वो भी जो है वो मतलब जो आज उनके हर घर के अंदर जो है वो बढ़िया टीवी है, एसी है। वहां जो उनकी जो प्रॉपर डिमांड थी ना वो पूरी हो चुकी है। अब उन्हें बाहर से ज्यादा सामान नहीं चाहिए, अब वो चाह रहे हैं कि उनके यही मैन्युफैक्चरिंग और वहीं के लोग खरीद ले, वहीं के लोग जो खरीद ले। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण हैं आज के ट्रेड और टैरिफ वॉर के। एक इन पूंजीवादी जिन्होंने स्टार्टिंग की थी, इन जो है वो कंपनी, इन जो है बड़े देशों ने पहले इन्होंने विकासशील और अल्प विकसित देशों को जो है वो एक मार्केट समझा, दबा के सामान बेचा। चाइना ने जो है वो इसका उल्लंघन किया और मुक्त व्यापार वैश्वीकरण का तकड़ा लाभ लिया, डंपिंग बहुत अच्छे से की, बहुत अच्छे से जो है वो रूल ऑफ ओरिजिन की धज्जियां उड़ाई। और जब हमारा समय आया तो इन्हें संरक्षणवाद याद आ गया, इन्हें संरक्षणवाद याद आ गया जब विकासशील और अल्प विकसित देशों की बात हुई। तो बताओ गलत बात है नहीं है? तो ये एक पृष्ठभूमि जो आप लोगों को लिटिल बिट समझ में आई होगी। अब यहां पर हम थोड़ी सी जो है वो जब टैरिफ, हमें ट्रेड वॉर टैरिफ वॉर पढ़ना है तो हमें थोड़ा सा समझना होगा कि टैरिफ है क्या। जो बार बार आप इस शब्द को देख रहे हो कि टैरिफ और नॉन टैरिफ है क्या, टैरिफ शब्द कहां से आया है इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। WTO का ये शब्द है क्या, टैरिफ के बारे में समझिए। जनरली आयात निर्यात पर लगने वाला जो सीमा शुल्क है, आयात निर्यात पर लगने वाला जो सीमा शुल्क है, आयात निर्यात पर जनरली जो है वो आयात पर ही लगाया जाता है, निर्यात पर तो कौन लगाता है? आयात निर्यात पर लगने वाला जो है वो दोस्तों जो है वो सीमा शुल्क, लगने वाला सीमा शुल्क जो है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? एक तरीके से जो है वो टैरिफ बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? टैरिफ। एक तरीके से कस्टम ड्यूटी है। लेकिन भारत टैरिफ ज्यादा नहीं लगाता है। अमेरिका वाले तो कहते हैं कि भारत भी 54% टैरिफ लगा, 52% टैरिफ लगाता है, लेकिन भारत जो है वो टैरिफ से ज्यादा दूसरी चीजों में ध्यान देता है। हमें अगर किसी का ट्रेड को कंट्रोल करना हो ना, 2 तरीके से ट्रेड कंट्रोल होता है। टैरिफ इट मीन्स आप आयात शुल्क ज्यादा लगा दो, ट्रेड को कंट्रोल करना चाहते हो कि कोई दूसरा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वस्तुएं नहीं लेके आए, उन जो घरेलू उद्योग धंधे हैं उनका ही ज़्यादा अगर बेहतर उपयोग किया जाए, उनसे ही प्रोडक्शन बढ़ाया जाए तो रोजगार भी मिले, उसके साथ साथ GDP भी बढ़े, घरेलू उद्योग धंधों से इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो, देश को देश का लाभ हो, देश का पैसा देश में ही रह जाए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि टैरिफ जो है, WTO का हमेशा प्रयास रहा है कि टैरिफ कम लगाएं, आप आयात निर्यात पर लगने वाला सीमा शुल्क कम लगाएं। तो फिर हम क्या लगाएं? गैर टैरिफ शुल्क। आप जो है वो गैर टैरिफ उपाय कर लो साहब, गैर टैरिफ उपाय कर लो। गैर टैरिफ उपाय का मतलब ये होता है, आपने सुना होगा कभी कभी, जैसे कुछ पश्चिमी देश कह देते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर बाल श्रम का उपयोग किया गया है, हम इसे जो है वो आयात नहीं करेंगे। हाँ,
कभी कभी पश्चिमी देश कहते हैं, जैसे मतलब अपने यहाँ पे जो भी जितने भी स्पोर्ट्स से संबंधित प्रोडक्ट है ना, उनको पश्चिमी देश अपने यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि साहब आपके यहाँ तो जो ये बैट बॉल और ये जो भी बनते हैं ना, इनमें जो चाइल्ड लेबर का यूज होता है, और हमारा ये मानना है कि चाइल्ड लेबर का यूज हो ना जहाँ पे भी लेबर में, उनका जो है प्रोडक्ट हम नहीं लेते। तो कुछ ऐसा बना देते हैं। उसके साथ साथ जो है वो आयात का कोटा निर्धारित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आयात का जो है वो क्या निर्धारित कर देते हैं? कोटा निर्धारित कर देते हैं। आयात का जो है वो दोस्तों जो क्या कर देते हैं? कोटा, कि हम तो इतना ही जी आयात करेंगे, हमारी तो लिमिट इतनी है। उसके साथ साथ जो है वो अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स भी होते हैं। सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स भी होते हैं। सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी, सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी जो है वो मेजर्स भी होते हैं। इन मेजर्स के आधार पे, मानक के आधार पे भी आप थोड़ा ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे अगर आप लोग मानव, पशु और पौधों के स्वास्थ्य के आधार पर आप बोल देते हैं कि नहीं साहब इसकी वजह से हमारे यहाँ पे हेल्थ में इश्यू हो सकता है ना, इस प्रोडक्ट के साथ कोई कवक, कोई जीवाणु, कोई विषाणु की संभावना है जी, हम इसको जो है वो इंपोर्ट नहीं करेंगे आपसे। जैसे हमारे अल्फांसो जो आम था ना, हाँ, उसके साथ जो है वो एक बार जो यूके वालों ने किया था कि नहीं जी आपके अल्फांसो आम के साथ ये दिक्कत है ना। तो फाइटो और जो आपका सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स का मतलब होता है कि मानव, पशु, पौधों के स्वास्थ्य के आधार पर आयात निर्यात को थोड़ा रोका जा सकता है। भारत जनरली इसको फॉलो करता है। भारत बहुत ज्यादा टैरिफ वेरिफ जनरली जो है वो भारत नहीं लगाता। लेकिन अब जो है वो क्या हुआ, अब आपको सारी की सारी जितने भी कीवर्ड्स थे वो मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अब आपको पता चल गया कि ये टैरिफ वॉर जो चल रहा है इसको समझने के जो आधार थे वो आपको समझ में आ गए कि हाँ सर आधार ये है। अब जो है वो हम समझ सकते हैं। अब जैसे ही आपके जो है वो कौन आए, ट्रंप जी आए, और अमेरिका जैसे प्रभुत्वशाली देश अब संरक्षणवाद की तरफ बढ़ने लग गए। विकसित देश अब कह रहे हैं कि अल्प विकसित और विकासशील देश जो है उनके विरुद्ध अब टैरिफ लगाने लग गए कि भी तुम्हारा प्रोडक्ट हमारे पास है तो हम तो आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, हम तो आप पे जो है वो क्या लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। और ये भी कोई कम नहीं है, छोटा मोटा नहीं लगा रहे हैं। मैं अगर आपको जो है वो एग्जाम्पल दूँ अगर टैरिफ का, तो उसके अंदर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे अभी स्टार्टिंग में अगर कल तक की हम बात करें तो अमेरिका ने कहा कि हम चाइना के ऊपर 54% जो टैरिफ लगाएंगे। चीन के ऊपर कितना लगाएंगे? 54% जो टैरिफ लगाएंगे। तो चाइना ने कहा साहब इतना टैरिफ क्यों लगाओगे आप? चाइना ने जो पूछा कि भाई आप इतना टैरिफ जो है वो क्यों लगाओगे, गलत बात है ना। तो अमेरिका कहता है जी हम क्यों लगा रहे, क्योंकि आपकी पॉलिसी खराब है। चाइना के ऊपर, चाइना जो है वो अमेरिका के प्रोडक्ट पे 108% टैरिफ लगाता है और इतने सालों से लगा रहा है। चाइना कितना है? चीन द्वारा कितना लगाया जाता है? 108% लगाते हो आप सुधर जाओ। अगर आप नहीं सुधरो, अभी तो हम आप पे 50% ही लगा रहे हैं। अभी तो हम आप पे क्या लगा रहे हैं? केवल 50%। इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। मतलब आपने लगाया इसलिए हमने लगा दिया, आपने लगाया इसलिए हमने लगा दिया। को जिस इसका कोई और एग्जाम्पल जैसे इंडिया पे बोलते हैं कि भारत जो है, हमने तो मना किया सब, हम तो नहीं लगाते। अमेरिका वालों का कहना है कि भारत हमारे ऊपर 52% टैरिफ लगाता है। भारत हमारे ऊपर जो है वो कितना परसेंट टैरिफ लगाता है? 52% जो टैरिफ लगाता है। तो अब अमेरिका कह रहा है कि हम भारत पे कितना लगाएंगे? अमेरिका ने अभी कहा है कि हम भारत पर अब लगाएंगे 26% टैरिफ। हम भारत पे कितना लगाएंगे? इसका 50%, 26% टैरिफ। तो अमेरिका, यूएसए द्वारा जो टैरिफ लगाया जा रहा है उसे हम रेसिप्रोकल टैरिफ कह सकते हैं। यूएसए कह रहा है कि आप हमारे प्रोडक्ट पे 104% जो है वो 108% जो है वो शुल्क काट रहे हो भाई। जो आप ये एक तरीके से जो इतना जो है वो कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो, टैरिफ लगा रहे हो, तो हम भी आपके प्रोडक्ट पे 54% टैरिफ लगाएंगे। तो चाइना कहां रुकने वाला था? ठीक है, भारत तो कहता ही नहीं हम तो 52 नहीं मानते, आप ही तुमने पता नहीं कैसे गिन रखा है, हम तो नहीं मानते। हमारे तो अभी मंत्रालय ने भी कहा कि साहब हम तो 52% नहीं लगाते, तुम्हारी को काउंटिंग में मिस्टेक है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम तो आपके ऊपर 26% लगाएंगे। कितना लगाएंगे? आप लगाते हो उसका आधा ही लगा रहे, आगे से आप नहीं लगाओगे। अमेरिका का डोमिनेंस आप इससे नहीं समझ सकते हैं। आप देखना, हमने जो है वो आज अगर आप नॉर्मल अगर बात करें तो ईरान की मुद्रा है रियाल, उसके हालात देखिए। हमने एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ब्रिक्स देशों ने कहा था कि हम जो है ना व्यापार आने वाले टाइम में
अपनी आपस की जो करेंसी से करेंगे। हम डॉलर से जो है वो डी डॉलराइजेशन की जो बात होती है कि हम डॉलर के ऊपर जो है वो अपनी निर्भरता कम करेंगे, हम हमारा व्यापार जो है वो दोस्तों जो क्या करेंगे, अपनी जो है वो मुद्रा में करेंगे। हमें किसी दूसरी मुद्रा पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ट्रंप जैसे ही बना, ट्रंप ने कहा कि ये ब्रिक्स वाले बहुत ज्यादा आजकल प्लानिंग कर रहे हैं ना, अगर ब्रिक्स देशों ने डॉलर को थोड़ा बहुत भी जो है वो डी डॉलराइज करने की कोशिश की या थोड़ा भी वीक करने की कोशिश की डॉलर को, तो वो दिन दूर नहीं है, मैं इनके ऊपर 100% टैरिफ लगाऊंगा। देख लेना भले ही, तुम्हारा कोई सामान जो है ना मैं अमेरिका में नहीं आने दूंगा, पूरा का पूरा टैक्स लगाऊंगा। अब देखो बात ऐसी कि भारत का सबसे तकड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है। भारत केवल अमेरिका के साथ ही लाभ में है, हम उनसे ट्रेड वॉर नहीं चाहते। इंडिया अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर क्यों नहीं चाहता? इंडिया अमेरिका के साथ क्यों नहीं चाहता? चाइना के साथ तो हम लॉस में, चाइना वाले तो हमें ही जो है वो चिपका रहे हैं सामान। हम जो है वो फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, इनमें हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम उन लोगों को जो है वो सामान दे रहे हैं। आपने ट्रेड वाला टॉपिक पढ़ा होगा, मैंने पिछली बार भी आपको प्री के टाइम पढ़ाया था। हमने देखा था कि हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन? अमेरिका। और अमेरिका ही एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ हम सरप्लस में, जहां से हमें थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है। तो फिर हमारे जयशंकर साहब ने कहा जी हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, हम कोई ब्रिक्स करेंसी वरेंसी की नहीं सोच रहे, हम तो डॉलर से ही कर लेंगे पूरा का पूरा व्यापार, आप रहने दो, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने उस चीज को ऐसे ही छोड़ दिया। किसी ने कर दी होगी ब्रिक्स की मीटिंग में बात, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। एकदम पब्लिक डोमेन में जयशंकर जी ने कहा कि नहीं ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। तो अमेरिका थोड़ा सा अग्रेसिव है। अमेरिका इतना अग्रेसिव है, देखो जैसे अमेरिका ने जो है वो यहां तक कह रखा था जापान को और दक्षिण कोरिया को कि तुम्हें किसी भी प्रकार का जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें न्यूक्लियर अम्ब्रेला देता हूं। मतलब तुम तो अपने प्रोडक्शन पे ध्यान दो, तुम इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दो, तुम जो है वो ट्रेड पे ध्यान दो, ये न्यूक्लियर छोड़ो, मेरे पास घने वेपन पड़े, तुम्हारे जिस दिन लड़ाई हुई तुम्हारा भाई आगे तैयार खड़ा है। ये बात कह रखी थी अमेरिका ने, ठीक है। अब उन्हें पता नहीं था कि भाई वहां बदलते रहते हैं, भाई बदलते रहते हैं, तो गारंटी दे रखी थी। जापान और साउथ कोरिया को कह रखा था आप न्यूक्लियर वेपन मत बनाओ साहब, आप तो काम करो अपना, उद्योग लगाओ, हम बैठे ना आपके साथ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके ऊपर किसी ने मतलब एक बार वार किया तो हम 1000 वार करेंगे, जितने प्यार में नहीं होते उससे ज्यादा हम कर देंगे। लेकिन अब जो है वो ट्रंप कह रहा है कि हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है, हम किसी के चक्कर में किसी दूसरे से नहीं लड़ सकते, हम यूक्रेन के चक्कर में रूस से नहीं लड़ सकते, हम इजराइल के चक्कर में किसी से नहीं लड़ सकते। जापान दक्षिण कोरिया अपना अपना देख लो भाई साहब, तुम्हारे ऊपर कभी कोई बात हुई तो तुम अपना कोई न्यूक्लियर देखो तो देख लो, हम किसी से किसी के आधार पर लड़ाई नहीं करेंगे, हमें हमारे देश की सोचनी है। बताओ अब जापान वाला क्या आ कहीं बात हुई आ कोई बात हुआ थे कम टाइम से कह देता कोई कम आदमी उम्मीद में नहीं रखना चाहिए। आदमी अगर ते उम्मीद में रखो ना तो उम्मीदें मार देती हैं। सही बात है, अपने को कोई बिना मतलब की उम्मीद देते तो हम परेशान हो जाते हैं ना, तो वैसे ही बात बेचारे जापान के साथ हो गई। अब जापान वाले इंडिया से नेगोशिएट कर रहे हैं, हाँ अंदर खाने ही अगर हो तो मुझे जहां तक लगता है कि थोड़ा बहुत ये कोई न्यूक्लियर व्यूक्लियर सीखो भाई साहब, हमारे यहाँ पढ़ा तो था लेकिन हमें पता नहीं है, हमने तो टेक्नोलॉजी और नहीं सीखी। अब ये एनपीटी आपने तो उस समय बना लिया, भगवान भला करे आपका, तो आप तो ठीक निकले, हम तो बिना मतलब ठगे गए। तो अब उनको बिना मतलब का डर है जापान को और साउथ कोरिया को, क्योंकि उधर से वो नॉर्थ कोरिया वाला कई दिनों से न्यूज में नहीं है, उनका क्या भरोसा कब उनके बैठ जाए दिमाग के अंदर। तो अब जो है वो जापान वाला सोच रहा है कि हाँ यार अब हमें बनाने चाहिए, अब न्यूक्लियर वेपन बनाने चाहिए। नहीं जापान पहले सोचता था अमेरिका है ना अपना भाईला, तो आज के टाइम में कोई जो विदेश नीति में ना कोई आपका दोस्त है ना ही कोई दुश्मन है, परिस्थितियों से ही कोई आपका दोस्त है, परिस्थितियों से ही आपका दुश्मन है। कोई ना तो आपका शाश्वत दुश्मन ना ही कोई शाश्वत दोस्त, आप ये मान के चलें। बेटा जो आजकल तो बढ़िया जो है अगर हम लोग बात करें पुतिन से तो ऐसे बात करता है जैसे कॉलेज के जो ये बहुत तगड़े दोस्त रहे हों। तो ट्रंप की पॉलिसी कुछ अलग है। तो अब हम बात कर रहे थे रेसिप्रोकल टैक्स के ऊपर, हम लोग जो थोड़ी चर्चा कर रहे थे। रेसिप्रोकल टैक्स क्या है? रेसिप्रोकल जो टैक्स है कि आप हमारे पे 108% लगाते हो, हम आप पे 54 लगाएंगे, हम ज्यादा नहीं लगा रहे हैं अभी, तो अभी सुधर जाओ। आप हमारे पे 52 लगा रहे हो, हम 26 लगाएंगे। चाइना वालों ने कहा ठीक है तुम लगाओगे, चलो कोई बात नहीं। चाइना ने इसके अंदर जो 34 जोड़ दिया, चाइना ने अगले दिन जो है वो 54 को जो है वो क्या कर दिया, 34 जोड़ दिया। ठीक है, चाइना वाले दिमाग लगाया, पर ट्रंप थोड़ी रुकने वाला था। ट्रंप ने पहले दिन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और शाम ढलते ढलते जो है वो हाथों हाथ कहा देखो तुम लोग नहीं मानोगे ना, अब हम चाइना पे जो है वो क्या लगाएंगे, 104% टैरिफ लगाएंगे। चाइना के ऊपर जो क्या लगाएंगे, 104%। चाइना के ऊपर जो क्या लगाएंगे, 104% टैरिफ लगाएंगे। बताओ, छिड़ गया टैरिफ। और ये है
वर्तमान समय की स्थिति, जिसके अंदर जो है वो आपके यहाँ पर यूएसए ने 54 लगाया, चाइना ने 34 बढ़ाया, यूएसए ने सीधा का सीधा 50 बढ़ाया कि अभी 104 लगाया। अपन ने बढ़ाया नहीं, अपन ने कहा लगा लो एक बार, देखेंगे एक बार, मतलब तात तो हुआ जहाँ हाथ कौन लगाया करे। आपने पॉलिसी बहुत तगड़ी है, अपन जनरली हमारी फॉरेन पॉलिसी सबसे बेस्ट है आज के दिन। ठीक है, आप तात्ता के मान हाथ कौन का ना, एक बार उन्हें था उस खाने दो, आके चाल रही चालन दो, थोड़ा दिन और करो। हम आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं, इंडिया वाले भारत की तो सोचो तुम लोग, आपदा में अवसर है ना। कोविड जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा संकट था, उसके अंदर भी जनता जो है वो देखो कितना बड़ा संकट था, है ना। उसके अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखे थे मिरा जड़ा खेनी वाला अन थोड़ा बहुत है तानसेन तूनसेन देखे न गाँव के अंदर शहरा के अंदर, यहाँ को नहीं जनता सांस को नहीं आ रही, लोग लॉकडाउन में घर बैठे हैं आके, मतलब लॉकडाउन के अंदर व्यापार हो रहे हो। तो भारत मतलब जनरली थोड़ा सा अलग प्रकार से डील करता है, किसी भी चीज पे हाथों हाथ रिएक्ट नहीं करता है। भारत थोड़ा सा सोचता है, समझता है, उसके बाद रिएक्ट करता है, क्योंकि यहाँ इन दोनों की लड़ाई के अंदर हमारे पास कुछ अवसर भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। हम प्योरली अमेरिका पे भी डिपेंड नहीं रह सकते। भारत की एक स्वतंत्र नीति है और स्वतंत्र विदेश नीति है, स्वतंत्र व्यापार नीति है, हम किसी के चक्कर में नहीं आते। ये सारी चीजें जो है वो दोस्तों, इन्हें हम बोलते हैं क्या, रेसिप्रोकल टैक्स। इसे हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल टैक्स, जिसमें एक देश दूसरे देश द्वारा अपने सामान पर अगर टैरिफ लगाया तो वो भी उससे ज्यादा या उसके समान टैरिफ लगा देता है। जैसे अमेरिका ने 54% टैरिफ लगाया, चीन ने 34 और बढ़ाया, तो अमेरिका ने फिर बाद में 104 कर दिया। अमेरिका ने जो है वो दोस्तों जो है वो 100 जो है वो क्या कर दिया, 4 कर दिया। ठीक है, आया मजा तुम लोगों को, समझ में आएगा कि जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है, रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है। अब जो है वो दोस्तों अगर हम लोग बात करें, ये जो आपका ट्रेड वॉर है इसके ऊपर अब हम आते हैं। इसके अलावा भी कुछ इश्यूज हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे और भारत और अमेरिका के बीच में भी कुछ विवाद है, ऐसी बात नहीं है कि भारत और अमेरिका के बीच में विवाद नहीं है। भारत से भी जो है वो, भारत और अमेरिका के बीच में भी, भारत और यूएसए के बीच में भी कुछ जो है वो मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे अभी भी हैं, जिसके अंदर हमारे ऊपर जो है वो यूएसए थोड़ा थोड़ा दबाव जनरली बनाता है। अगर हम पहले, मैं आपको पहला मुद्दा अगर बताऊं, हमने और पूरा मार्केट खोल रखा है। अमेरिका ये चाहता है कि भारत का कृषि और डेयरी हमें खुला हुआ मिलना चाहिए, और ये हमने जो है वो बंद कर रखा उनके लिए। एग्रीकल्चर और डेयरी वो ओपन मार्केट चाहते हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत का एग्रीकल्चर और डेयरी उसे मिल जाए ना, तो वो फिर उसके अंदर जो और काम कर सके। लेकिन इंडिया इन दोनों को ही अवॉइड करता है। इंडिया अपने कृषि क्षेत्र को इसलिए अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश के लिए नहीं खोलना चाहता, क्योंकि हम एक कृषि आधारित इकोनॉमी जनरली हम थे। आज के टाइम चलो सेवा क्षेत्र का योगदान है, लेकिन रोजगार के लिए आज भी जो है वो खेती सबसे बड़ी बात है। और हमारे किसान इतने मतलब जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अब भी एम्पावर नहीं हुए हैं। आज भी हमारे यहाँ पे जो है वो किसानों की स्थिति, या अगर आप देखें तो किसानी एक ऐसा सौदा है जिसके अंदर घाटा ही घाटा होता है। आज ही हमें तो उचित मूल्य नहीं मिल रहा। तो अमेरिका जैसे देश अगर घुस गए, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आ गए, ठीक है, या कृषि का मशीनीकरण कर दिया, तो रोजगार तो जाएंगे जो जाएंगे, किसानों के हालात जो आज है उससे भी ज्यादा खराब हो सकती है। तो भारत सरकार ने एग्रीकल्चर को बचा रखा है कि नहीं, एग्रीकल्चर में हम आपको नहीं आने देंगे। एक विवाद ये भी है, अमेरिका चाहता है कि आप हमारे लिए यार अपना एग्रीकल्चर खोलो। एक उसके साथ साथ अमेरिका चाहता है कि आप हमारे लिए जो आपका डेयरी मार्केट भी खोलो। डेयरी मार्केट भी जनरली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एक वो कारण है। दूसरा, अमेरिका वालों की अगर हम डेयरी की बात करें तो वहां की गाय भी हमारे गाय जैसी नहीं है। आपने बंटा के अंदर ज्यादा में ज्यादा पाके सरसों, मतलब जो है वो ज्यादा में ज्यादा हरे घास घूस है आप 11 बंटम बे, क्या आपका बंटन नहीं मांसाहारी बना रखे, मतलब एक गाय नहीं जो है वो, मतलब इस तरीके से बागो बंटो जानो जो आप गाय ने गले करा। तो बे अमेरिका वालों ने अपनी गाय या उनके जो डेयरी प्रोडक्ट है, गाय भैंस है, आपने बंटम कोई हरियो खावा है, खड़ खावा है, बाकी बंटम ही बे जो है वो मीट प्रोडक्ट देते हैं। तो वो हम मानते हैं कि ऐसे डेयरी प्रोडक्ट हमारे यहाँ नहीं आने चाहिए जिसके अंदर कहीं ना कहीं नॉनवेज का थोड़ा बहुत रोल हो। ये दोनों एक रीजन है जो हमने जो वो एक मान रखा है। उसके बाद में अगर हम बात करें, कुछ और विवाद भी है। जैसे एक प्रवासी
जो है वो माइग्रेशन अपने आप में एक मुद्दा है जिसका आपने कुछ दिनों पहले ही देखा होगा। हाँ, एक उसके साथ साथ डंकी रूट जिस पे मूवी भी आई थी, जिसमें लोग जो है वो अवैध रूप से वहां जाते हैं, ये अपने आप में एक मुद्दा है। हाल ही के अंदर अमेरिका वालों ने हमारे कुछ लोगों को जो है भेजा भी था, और मतलब आर्मी के क्या उसके अंदर प्लेन में भेजना, बेड़िया लगाना जनरली ये मानवीय नहीं था। लेकिन वही बात है, भारत जनरली डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है, हाथों हाथ रिएक्ट नहीं करता है, और उसका रीज़न ऐसा है कि विदेश नीति में अमेरिका जो है वो अपने आप में डोमिनेंस रखता है, लेकिन हम समझदारी रखते हैं, और समझदारी जो है ना प्रभुत्व से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अमेरिका में ट्रंप ताज़ा ताज़ा आया है और वो अपने तरफ से करेगा थोड़े दिन, उसकी तो जो है थोड़े दिन उसकी आदत है भाई, ट्रंप की कोई पुरानी आदत है ये तो हमने रिएक्ट नहीं किया, हमने 2-2 वार्ता की, उसके साथ मोदी जी खुद गए, जयशंकर जी गए, अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें ठीक है। नहीं, ऐसे मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी भी देश के नागरिक, चाहे अवैध प्रवासी हो, अनडॉक्यूमेंटेड हो, आप ऐसे नहीं भेज सकते हो, ये गलत है। एक मानव के अपने राइट्स होते हैं, लेकिन उसके ऊपर फिर बाद में थोड़ी हमने वार्ता की, अब ठीक है, लेकिन वो अपने आप में एक मुद्दा है। अमेरिका कह रहा है कि आपके लोग तो हमें चाहिए, लेकिन आपके ये लोग नहीं चाहिए हमें आपके डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, सीए चाहिए, मतलब H1B1 वीजा से आ जाओ, आपका टैलेंट पूरा हमारे यहाँ भेज दो और मत भेजो। आके बात हुई फिर बाद में, और क्या कौन भेजा था ना भाई, डॉक्टर चाहे, इंजीनियर चाहे, सो क्यों हमारा आदमी चाहे था ना, टैलेंट तो आप हमारा पूरा ले लो। जैसे पहले कोई टाइम में हुआ करता धन का निष्कासन सिद्धांत, अब होता है मस्तिष्क का निष्कासन सिद्धांत, ब्रेन ड्रेन थ्योरी। इट मीन्स आपके टैलेंट का जो निष्कासन हो रहा है, और अमेरिका अच्छे पैकेज देना, अच्छी सुविधाएं देना, उनके माध्यम से जो अमेरिका जैसे देश जो भारत के टैलेंट को ले जा रहे हैं, तो उनको तो स्वीकार कर रहे हैं, टैलेंट स्वीकार कर रहे हो, ज्यादा नहीं, एक का सागा 4-5 मराठा और गणाई बैठे बन ले जाओ, काम धंधे लगाओ, थारे भी ठीक है, 2 रुपया कम दे दिया फिर भी ठीक है, लेकिन जो का नहीं, और नहीं चाहिए डंकी रूट वाले, अवैध रूप से आने वाले ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए, अनडॉक्यूमेंटेड नहीं चाहिए, इलीगल माइग्रेशन नहीं चाहिए हमें। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, एक ये विवाद है। उसके बाद में अमेरिका से जैसे हम लोग अपाचे हेलीकॉप्टर लेते हैं, अमेरिका से जनरली हम क्या लेते हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर लेते हैं। तो अब जैसे भारत सरकार ने जो अपनी खुद की कंपनी है, हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, उसको जो है वो दोस्तों जो है वो क्या दिया, ऑर्डर दिया कि आप खुद जो है वो घरेलू विनिर्माण करो, अपने को बाहर से ज्यादा नहीं लेना, अपने को जो है बाहर से ज्यादा नहीं लेना, बिना मतलब ज्यादा पैसे लगते हैं। क्या मतलब है, अपने खुद ही बना लो, जैसे प्रचंड हेलीकॉप्टर अपन ने बनाया, जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग करो। अमेरिका वाले इस बात पे भी तनके, उन्होंने हाल के ऊपर तो वो कौन से बैन लगा दे, हाल जहां से भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लेता है, जहां जहां से सप्लाई लेता है, उन सारी कंपनियों को अमेरिका ने जो है वो प्रतिबंधित कर दिया करना थे। हाल ने देव ने चीजें ले जाके हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने, और वो खुद के प्रचंड जो है वो हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। फिर हमारा अपाचे कौन, मतलब जो है वो हमारा अपाचे जो है वो दोस्तों जो है वो कौन जो है वो खरीदेगा, तो ये भी अपने आप में है। उसके साथ साथ अमेरिका हमारे ऊपर एक चीज में बहुत तगड़ा जो है वो निर्भर है, और वो एक चीज कौन सी निर्भर है, अमेरिका दवाइयों के रूप में जो है वो दवाइयां जो है उसका 40% जो है ना वो दोस्तों अमेरिका जो है वो भारत से लेता है। फार्मास्यूटिकल जो है भारत से जो 40% दवाइयां जो है वो भारत से जो है वो यूएस से जाती हैं। इसके अंदर अमेरिका कंप्लीटली हमारे ऊपर निर्भर है। फिर ट्रंप से किसी ने पूछा, एक तो ट्रंप ने पूछना नहीं चाहिए कोई चीज़, ट्रंप ने कोई पूछे कि आप आने वाले टाइम में इंडिया के फार्मास्यूटिकल जो दवाइयाँ आती हैं उनके ऊपर भी क्या आप जो है वो टैरिफ लगाएंगे, कहाँ संभावना है। तो ये लोगन बट खराब करिए, कोई दवाई जावे जी की तो जा लेने दे एटलीस्ट। तो अब जो ट्रंप इसके ऊपर भी संभावना पता नहीं है। हाँ, सबसे ज़्यादा 40% मेडिसिन जो है वो इंडिया प्रोडक्शन करता है और अमेरिका उसका कंजप्शन करता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमें काफ़ी बेनिफिट देती है। अमेरिका कह रहा है कि आने वाला इसको ना अमेरिका ने टैक्स फ्री कर रखा है, अमेरिका ने इसे टैरिफ फ्री कर रखा है, इस पर अमेरिका जो है किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाता है। लेकिन अब ट्रंप ने कह दिया कल परसों की, इसको भी हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं जी, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे नहीं कि हमारे सामने और कोई मुद्दे नहीं है। अमेरिका चाइना के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा है, जो ट्रेड वॉर चल रहा है, जनरली जो व्यापार युद्ध चल रहा है, इनके बीच में भारत अमेरिका के बीच भी कुछ विवाद हैं। भारत अमेरिका के बीच भी जो है वो दोस्तों जो है वो कुछ विवाद है, और उन विवादों का समाधान जो है वो जरूरी भी है, उन विवादों का समाधान जरूरी भी है। लेकिन हमारे सामने जो है वो अब क्या क्या अवसर है, और ये पूरी कहानी मैंने आपको जो कंप्लीटली बता दी। अब अपन जो है वो आपकी एक बेसिक समझ, बड़ी आनंद आ गया होगा तुम लोगों को, एकदम पूरा निचोड़ समझ में आ गया, चल क्या रहा है, क्या मामला है, क्या है। अब हमें क्या करना है,
अब अगर हमारे मेंस के अनुसार क्वेश्चन आए, क्योंकि मेरा आज यही उद्देश्य था कि एटलीस्ट आप लोगों का वर्ल्ड इकोनॉमी कंप्लीट हो गया है तो कम से कम उसमें जो करंट अफेयर का टच लग जाए ना, तो उसके बाद में ये झंझट खत्म हो जाए टैरिफ ट्रेड का। चलो कुछ करंट में हो रहा है तो और पढ़ लेंगे अपन, लेकिन आज जब मतलब सोओगे तो संतुष्टि आएगी कि यार केवल सब्जेक्ट ही नहीं है, करंट अफेयर भी तैयार है। क्योंकि आईएमएफ में एकदम करंट पढ़ लिया, वर्ल्ड बैंक में करंट पढ़ लिया, एसडीजी में करंट पढ़ लिया, एकदम लेटेस्ट सूचकांक तक चले गए, तो फिर वर्ल्ड इकोनॉमी को क्यों छोड़े, है ना। तो जिनको करंट का इंतजार है वो करंट का इंतजार ही कर रहे हैं। हम तो जो है वो बैच के साथ साथ, क्लास के साथ साथ ही करंट को जो है वो कंप्लीट जो है वो करते जा रहे हैं। आज हम इसे वाइंड अप कर देंगे, कल सुबह से इंडिया इको हम लोग चालू करेंगे सुबह 9 बजे से। अब 5 दिन की छुट्टी है तो मैं जल्दी उठ के क्या करूंगा, आराम से उठूंगा 9 से फिर 11, फिर 2 से 4, फिर रात को 9 से 11, 4-5 घंटे तो दिन में पढ़ेंगे। अब जो है वो दोस्तों जो है बात करते हैं कि अब हमारे सामने जो है क्या ऑप्शंस हैं। तो अगर हम बात करें ट्रेड वॉर के बारे में कभी स्टार्ट करना पड़े तो आपको जनरली पता होना चाहिए, दो देशों द्वारा एक दूसरे पर टैरिफ रेस्ट्रिक्शन या व्यापार प्रतिबंध लगाकर अपने घरेलू उद्योग की रक्षा करने के लिए जनरली ट्रेड वॉर की संज्ञा दी गई है कि उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, ताकि घरेलू जो है उद्योग धंधों को जो है वो रक्षा दी जा सके या संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया जा सके। आज विश्व वैश्वीकरण से संरक्षणवाद की तरफ जा रहा है, जिसका जनरली क्या इम्पैक्ट होता है, उस देश के घरेलू उद्योग जो है वो बढ़ते हैं, स्थानीय निवेश बढ़ता है, उपभोक्ताओं पर महंगे दामों का जो है बोझ भी बढ़ता है भाई, ठीक है। उसके साथ साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत जो विघटन होता है, क्योंकि आप जो है वो टैरिफ लगा रहे हैं। और ग्लोबल जो है वो दोस्तों आप ये मान के चलना, ग्लोबल रेसेशन भी आएगा, आर्थिक मंदी भी आएगी और ग्लोबल इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। क्योंकि अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बार कहीं पर भी जो है वो ऊपर नीचे हुआ, टैक्स ज्यादा लगे, तो इस कंडीशन में आप ये मान के चलना सप्लाई ऊपर नीचे होता ही महंगाई बढ़ेगी और मंदी अपने आप आएगी, मंदी अपने आप आएगी। इन सारी कंडीशन के अंदर भारत पर क्या क्या जो है वो दोस्तों जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट आ सकते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो भारत के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट में देखें तो भारत के निर्यात में कमी आ सकती है आने वाले टाइम में। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ देशों में व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है और व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है तो भारत के निर्यात में भी जनरली जो कमी आ सकती है, उसका आप लोगों को पता ही होगा। क्योंकि भारत को पहले से ही कुछ लाभ हो रहा है, जैसे फार्मास्यूटिकल में, ऑटोमोबाइल में, कपड़े में, एल्यूमिनियम में, स्टील के अंदर हमें लाभ हो रहा है। लेकिन ट्रंप का क्या भरोसा, ट्रंप और सब टैरिफ 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 खेलने लग जाएंगे। अभी सिंगापुर वाले ने भी कह दिया कि अपने जैसे छोटे देशों को तो टैरिफ लगाना ही पड़ेगा, जिस तरीके से अमेरिका प्रचंड रोल में आ रखा है। तो ये चारों तरफ टैरिफ 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 चलने लग गया। तो भारत जो निर्यात कर रहा है उस निर्यात के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो आप ये मान के चलना अपने जो है वो कमी आ सकती है। क्योंकि पूरा विश्व ही अगर टैरिफ की तरफ दौड़ने लग गया तो हम तो आज बाहर भेज रहे हैं ना, हम तो अब आए हैं ना उस कंडीशन में कि बाहर भेजकर निर्यात करके कुछ कमाए। इतने साल हमने क्या सहा, व्यापार घाटा। अब हम कुछ जाके कुछ सही स्थिति में आए तब ये ट्रेड वॉर आ गया बिना मतलब। दूसरा, आयात की लागत में वृद्धि हुई। व्यापार युद्ध के कारण आयातित वस्तुओं की जो है वो कॉस्ट बढ़ जाती है। जब कहीं पे भी जो ट्रेड वॉर चलता है तो उन्हें क्या रॉ मटेरियल हर जगह से नहीं मिलता है, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है, उनकी सप्लाई बाधित हो जाती है। उसकी वजह से जो है वो दोस्तों आयात की जो है वो लागत भी बढ़ जाती है और वो इसकी वजह से जो है वो दोस्तों आयात की लागत तो बढ़ती है, उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है। कहीं पर भी ट्रेड वॉर चलता है इन्फ्लेशन बढ़ता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बार खराब हुआ इन्फ्लेशन बढ़ेगा। व्यापार युद्ध की वजह से जो है वो दोस्तों वैश्विक मुद्रास्फीति भी जो है वो बढ़ती है। और जब आपका जो है वो दोस्तों निर्यात ज्यादा नहीं हो रहा, निर्यात के आपके हालात जो है वो वैसे ही खराब है, हाँ, और आयात जो है उसकी आपकी जो है वो लागत बढ़ रही है, आयात की आपकी लागत बढ़ रही है, तो इस कंडीशन के अंदर आपके यहाँ व्यापार घाटे की संभावना पहले से ही बनी हुई है। व्यापार घाटे की संभावना पहले से ही बनी हुई है, आप लोग ये में मान के चलना। तो भारत के सामने कुछ चैलेंज हैं। निर्यात में कमी आ सकती है, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ सकती है, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का कुछ इम्पैक्ट आ सकता है और व्यापार घाटा भी हमारे यहाँ पे बढ़ सकता है। लेकिन भारत में जो है वो कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं। आने वाले टाइम में हमें कुछ संभावनाएं भी नज़र आती हैं और संभावनाएं नज़र आए अमेरिका और चीन जो है ना, उनमें जो टैरिफ वॉर और ट्रेड वॉर चल रहा है ना, उसमें चीन की कंपनियों से अमेरिका अब सामान लेना अगर बंद करता है या बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है तो वहाँ एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, आईटी हो गया, फार्मा हो गया,
ठीक है ना। इस कंडीशन के अंदर हम वहां पर गेम चेंजर बन सकते हैं अगर हमारे रिलेशन अच्छे हो। भी ये तो है ना, भी सामान तो वहां जो है वो दोस्तों जो है वो ये मान के चलना, जो चीज़ चाहिए वो तो मंगवानी पड़ेगी रितु जी। किसी चीज़ की सप्लाई नहीं है ना, अमेरिका के अंदर किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं है ना, तो वो चीन से नहीं तो अमेरिका से मंगवाएगा, आयात तो करना ही पड़ेगा। अब पर्टिकुलर चीन का निर्यात कम हो सकता है, लेकिन अमेरिका का आयात तो उतना ही रहेगा। अमेरिका क्या उस चीज़ का प्रोडक्शन कर लेगी हाथों हाथ में? अमेरिका को अगर दवाइयां चाहिए तो उसे तो मंगवानी पड़ेगी ना। तो आयात में कोई कमी नहीं होगी, एक पर्टिकुलर देश का जो है वो निर्यात में कमी वृद्धि हो सकती है ना। अमेरिका को तो मंगवाना ही पड़ेगा ना आयात, वो चाहे चाइना से ना करे तो जापान से लेगा, जापान से ना करे तो इंडिया से लेगा। तो ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है, इस पूरे ट्रेड वॉर के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो लाभ किसको है? भारत को कुछ अवसर है कि अमेरिका चाइना के इस ट्रेड वॉर के अंदर भारत एक गेम चेंजर के रूप में, भारत के साथ में एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक स्पेस क्रिएट होगा इनके ट्रेड वॉर के अंदर और भारत को एक जो मार्केट मिलेगा। और अमेरिका के साथ हमारे संबंध पहले से ही अच्छे हैं, आने वाले टाइम में संभावनाएं हैं कि बहुत अच्छा काम हो जाए। दूसरी बात, जो जिन्होंने भी चीन के अंदर फैक्ट्रियां लगा रखी थी, जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट मार रखा था चीन के अंदर, जो भी इन्वेस्टमेंट मार रखा था, वो कंपनियां अब जो वो सोचेंगी इन फ्यूचर आने वाले टाइम में कि अब हमें दूसरे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रोडक्शन करके अमेरिका को तो माल नहीं भेज सकते, अमेरिका को नहीं भेज सकते तो आने वाले टाइम यूके को नहीं भेज सकते, कहीं ना कहीं टैरिफ की समस्या तो आएगी। और हर मल्टीनेशनल कंपनी ने चीन में प्रोडक्शन लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? क्योंकि वहां पे लेबर कॉस्ट कम है, वहां पे लेबर कॉस्ट कम है। तो अब अगर चाइना में कोई कंपनी लगा रखी है, अब उसे अपनी यूनिट लगानी है, तो भारत उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। कि भाई तुम छोड़ो चाइना वाइना, लेबर हमारे कम नहीं है, जनसंख्या में चाइना को पीछे छोड़ ही चुके हैं, जनता की कमी नहीं है, स्किल आजकल खूब है, आप आओ, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डीएमआईसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सारी चीज़ें अच्छी है। हमने एफडीए के रूल इजी कर रखे हैं, ऑटोमेटिक रूट से कर रखा है, फेमा एक्ट आ रखा है, आपके लिए तो मतलब ऐसे कालीन बिछाने को तैयार, आप तो आओ पैसा लेके आओ। तो भारत के लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी है। जो भी देश, अगर चाइना अमेरिका का ये ट्रेड वॉर अगर कंटिन्यू रहता है, तो इस कंडीशन के अंदर चाइना में जिन्होंने प्रोडक्शन की यूनिट्स लगा रखी है, चाइना आज प्रोडक्शन का सेंटर है, वो सेंटर जो है वो वहीं जाएगा जहां पे राजनीतिक स्थिरता होगी, जो देश शांति भाई ऐसे तो बांग्लादेश भी चले जाए, लेकिन बांग्लादेश कहां चले जाए? बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, बांग्लादेश के अंदर लेबर है, स्किल भी है, बांग्लादेश ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है पिछले सालों में, लेकिन वहां राजनीतिक रूप से स्थिरता नहीं है, गृह युद्ध जैसे हालात है, वहां पे कौन इन्वेस्टमेंट करे? इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी कंपनी को शांति चाहिए, अवसंरचना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, देश का जो है वो सहयोग चाहिए, वहां पे जो है वो आपकी विदेशी व्यापार की नीतियां अच्छी होनी चाहिए। तो हम आज के टाइम किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए बेस्ट ऑप्शन है, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए इस ट्रेड वॉर और इस टैरिफ वॉर में हम आज के दिन इन्वेस्टमेंट का बेस्ट डेस्टिनेशन है आपके लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज तैयार है, आप तो लाओ पैसे लगाओ हमारे यहाँ पे। तो दो अपॉर्चुनिटी है, मानते हो है या नहीं है? तो निवेश में वृद्धि होगी। उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों सप्लाई चेन के अंदर भी हमारी भूमिका जो है वो दोस्तों बढ़ने वाली है। क्या बढ़ने वाली है? सप्लाई चेन के अंदर भी हमारी भूमिका जो है वो आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, क्योंकि चाइना से अगर कोई चीज़ जो है वो दोस्तों जो है वो कहीं पर भी जा रही है, तो वैश्विक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर हम लोग आने वाले टाइम में जो है वो दोस्तों जो है वो जगह बना लेंगे। आने वाले टाइम में सप्लाई चेन में भी इंडिया रूट में पड़ता है, और जो सप्लाई चेन के अंदर भी बदलाव होगा, सारी चीज़ें चाइना के थ्रू ही नहीं जाएगी, हमारे थ्रू जाएंगी, तो हम भी उसके अंदर जो है मुख्य भूमिका निभाएंगे। ये हमारे सामने अवसर भी है, ये हमारे सामने अवसर भी है। और इंपॉर्टेंट चीज अगर हम लोग बात करें तो ट्रेड वॉर में भारत के लिए अमेरिका के विरुद्ध विकल्प क्या होगा? अगर ये ट्रेड वॉर इंडिया के सामने चल जाए तो हम क्या करेंगे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कल को आगे अगर भारत जो है वो ट्रेड वॉर इंडिया के विरुद्ध चल पड़े तो उस समय जो है वो क्या करेगा भारत, उसके बारे में हम सेकंड क्वेश्चन में जो है वो अब चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, ट्रेड वॉर अगर टैरिफ वॉर चलता है, भारत के सामने चैलेंजेस क्या है, और उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर भारत के सामने जो है वो दोस्तों आपके यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। तो सप्लाई चेन में हमारी भूमिका
बढ़ेगी। उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ में हम आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में जो है वो बढ़ पाएंगे। आने वाले टाइम में हमारे जो है वो दोस्तों निर्यात में वृद्धि होगी। इस पूरी की पूरी जो है वो माहौल में हमारे सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अब आगे आने वाले टाइम में अगर अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड वॉर, पता नहीं चलता, भरोसा नहीं है इनको, और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तो इस कंडीशन के अंदर हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी। देखो, अगर हमारा ट्रेड वॉर चलता है अमेरिका के साथ तो हमारे सामने दो ऑप्शन हैं। एक, हम रेसिप्रोकल टैक्स लगाएं, वापस से टैरिफ लगाएं, आपने लगाया हम भी लगाते हैं, जायज़ बात है। या फिर दोस्तों जो है वो हम एक जो है वो क्या लगा सकते हैं, एक दूसरा बैलेंस माध्यम हम अपनाएं, एक अच्छी प्रतिक्रिया दें, व्यापार का विविधीकरण करें, कुछ अदर जो है वो ऑप्शंस देखें और वहाँ पे थोड़ा काम करें, हम वापस वार्ता चालू करें, कूटनीति अपनाएं और इसके माध्यम से जो है वो दोस्तों हम लोग जो है वो ट्रेड वॉर के सामने प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन पे हम चर्चा करें तो अमेरिका के साथ संभावित व्यापार युद्ध की स्थिति के अंदर भारत को संतुलित और मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। हमें द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाए बिना अपने हितों की रक्षा भी करनी चाहिए, व्यापारिक मुद्दों पर बातचीत भी करनी चाहिए और उसके साथ साथ हमें दूसरे जो है वो अवसर भी तलाशने चाहिए। अगर हमारे साथ ये काम होता है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई, रेसिप्रोकल टैक्स में जाएंगे, टैरिफ में जाएंगे, फिर तो गलत है। उन्होंने 26 लगा दिए, हम 52 लगाएंगे, फिर अगले जो है 75 लगाएंगे, हम 100 लगाएंगे, ऐसे तो फिर बाद में हो ही नहीं पाएगा, गलत है। तो हम व्यापारिक मुद्दों पर बातचीत करेंगे, हम हाथों हाथ रिएक्ट नहीं करेंगे, हम वापस रेसिप्रोकल में नहीं पड़ेंगे। रेसिप्रोकल में पड़ के तो फिर बिगाड़ने वाली बात होगी, बिगाड़ना नहीं है, लेकिन हम एक बैकअप लेके चलेंगे। हम और जो है वो व्यापारिक अवसर तलाशेंगे कि हम मिडिल ईस्ट के अंदर व्यापार करते हैं, यूरोपीय कंट्रीज़ में व्यापार करते हैं, हम जो है वो आपकी नॉर्थ अमेरिका जो आपकी जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर थोड़ा सा, साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, यूरोप के साथ, अफ्रीका के साथ, उनके साथ हम जो और अवसर देखेंगे। तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से अमेरिका के साथ व्यापारिक मुद्दों पर हमें बातचीत करनी चाहिए और विवादों को सुलझाने के लिए थोड़ी टैक्टिक्स या कूटनीतिक प्रयास हमें करने चाहिए, स्ट्रेटेजिक हमें प्रयास करने चाहिए। भारत को स्वतंत्र व्यापार नीतियों का समर्थन करना चाहिए, WTO जैसे वैश्विक मंचों पर व्यापार के नियमों को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए, जायज़ बात है ना। ऐसे तो फिर बाद में अमेरिका सबके माथे आएगा आने वाले टाइम में। तो हम अमेरिका के साथ तो बातचीत करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ WTO जैसे मंचों पे हम जो है वो मुक्त व्यापार की बात का समर्थन करेंगे और WTO को चेताएंगे, भाई साहब तुम बने क्यों थे, तुम्हारा काम था कोई, पहले तो बहुत गीत गाते थे WTO जो है फ्री ट्रेड, हाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कस्टम यूनियन, अब कहाँ गई तुम्हारी बातें। तो जो है वो हमें वैश्विक मंच पे इस बात को उठाने की भी कोशिश करेंगे। आर्थिक लचीलापन, भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक फ्लेक्सिबल बनाना होगा, विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक संबंध रखने होंगे। हम केवल अमेरिका पर डिपेंड नहीं रह सकते, केवल अमेरिका पर डिपेंड रहते हैं तो आने वाले टाइम में समस्या हो सकती है, ठीक है। तो हमें हमारे व्यापार में डाइवर्सिटी लानी पड़ेगी, आपके जो वस्तुएं हैं और जो सेवा है उनमें भी विविधता आनी चाहिए और उसके साथ साथ जिनके साथ व्यापार कर रहे हैं उनमें भी विविधता आनी चाहिए। जापान के साथ व्यापार बढ़ाए, आपका जो रशिया के साथ व्यापार बढ़ाए, हाँ उसके साथ साथ यूरोप के साथ, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, इन सब के साथ अगर हम व्यापार बढ़ाएं तो बढ़िया। उसके साथ साथ भारत जो आत्मनिर्भर भारत का हमारा पहले से ही जो है वो दोस्तों जो टैगलाइन है उसे और मजबूत करना चाहिए आने वाले टाइम में, आत्मनिर्भर भारत। क्योंकि कल को अगर ट्रेड वॉर छिड़ता है तो हम जिन चीज़ों के लिए निर्भर हैं किसी दूसरे देश के ऊपर, उनमें हम हमारी प्रोडक्शन बढ़ाएं। नहीं लेंगे तुम्हारे डिफेंस के जो भी चीज़ें हैं, हम हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देंगे। नए व्यापारिक अवसरों की तलाश करनी पड़ेगी, भारत को नए व्यापारिक अवसरों की तलाश करनी पड़ेगी, अन्य व्यापारिक साझेदार देखने पड़ेंगे। जैसे अफ्रीका हमारी अच्छी रेंज में है ना, तो अफ्रीका में हम ट्रेड के ऊपर सोचेंगे, ईरान और ये आपके जो है वो इन देशों के ऊपर हम देखेंगे। आसियान कंट्रीज़ पे थोड़ा और अच्छा ट्रेड को बढ़ाएंगे, रशिया के साथ, UK के साथ, यूरोपीय कंट्रीज़, नॉर्डिक कंट्रीज़ के साथ आजकल हमारे संबंध अच्छे हैं, उनके ऊपर हम जो है वो थोड़ा सा फोकस करेंगे। ऊर्जा क्षेत्र पर, क्योंकि हमें आत्मनिर्भरता किस में लानी है,
हमें आत्मनिर्भरता मेन तो ऊर्जा में लानी है, तो हम सौर ऊर्जा को थोड़ा बढ़ावा देंगे और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता हम लोग लेके आएंगे, क्योंकि हमें अब ज़्यादा पेट्रोल डीजल हाइड्रोजन बाहर से नहीं, जितना हो सके अब अपन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करें, हमारे यहाँ रिफाइनरी कैपेसिटी बढ़ाएं, हमारे यहाँ पे जो है वो दोस्तों जो है वो हाँ जो है वो ओएनजीसी अच्छा काम करे, आईओसीएल अच्छा काम करे, तकनीकी विकास पे बढ़ावा देना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में हमारी डिपेंडेंसी किसी पे नहीं रहे, और हम क्षेत्रीय सहयोग जो रीजनल कोऑपरेशन है उसको भी बढ़ावा देंगे, जैसे ब्रिक्स हो गया, आसियान हो गया, संघाई सहयोग संगठन हो गया, उन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, मिलकर काम करना पड़ेगा हमें। क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और आसियान, ब्रिक्स, संघाई सहयोग संगठन जैसे क्षेत्रीय संगठनों के साथ मिलकर भी हमें जो वो काम करना पड़ेगा इन फ्यूचर, अगर हमारे सामने भी ट्रेड वॉर की समस्या बनती है तो। ठीक है, तो एक बैलेंस आंसर लिख सकते हो कि हमारे सामने क्या क्या ऑप्शन होंगे। हमारे सामने ऑप्शन होंगे, हम बातचीत से, रेसिप्रोकल टैक्स से नहीं, रेसिप्रोकल टैरिफ से हम नहीं करेंगे, हम बातचीत से जो है वो समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे कुछ अल्टरनेट होंगे जिसमें हम वैश्विक मंच के ऊपर आपके जो मुक्त व्यापार की पैरवी करेंगे, हमारी इकोनॉमी में फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे और उसके माध्यम से हम हमारे जो वस्तु हैं उनमें भी विविधता लाएंगे, हमारे जो निर्यात है उनमें भी विविधता लाएंगे और उसके साथ साथ निर्यात गंतव्यों में भी विविधता लाएंगे। जो हमारे एक्सपोर्ट जो कमोडिटीज़ हैं उनमें तो डाइवर्सिटी आनी चाहिए, उसके साथ साथ एक्सपोर्ट के हमारे जो है वो दोस्तों जो डेस्टिनेशंस हैं वो भी हम जो है वो आसियान और जगह भी हम अच्छा एक्सपोर्ट करेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाएंगे, नए व्यापारिक अवसरों की तलाश करेंगे, ये सारी चीज़ें हम जो है वो करेंगे। सर ये सब उपाय तो ट्रेड वॉर ना हो तो वो तो कर ही रहे हैं ना, वो तो कर ही रहे हैं, कोई देश ऐसा थोड़ी कर नहीं रहा है। आज भी हम कोई अमेरिका पे पूरे निर्भर थोड़ी हैं, सबके साथ कर रहे हैं व्यापार, केवल कुछ वस्तुएं थोड़ी निर्यात कर रहे हैं, हम और भी वस्तुओं के निर्यात के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्र व्यापार नीति की पैरवी हम कर ही रहे हैं, नए व्यापारिक अवसरों की तलाश हम कर ही रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी है, धीरे धीरे हम कर तो रहे हैं। अमेरिका के साथ अगर होती है तो हमें आंसर कैसे लिखना है कि इन चीज़ों पर हम और फोकस करेंगे, हम रेसिप्रोकल की तरफ नहीं जाएंगे, हम प्रतिशोधात्मक कार्यवाही नहीं करेंगे। जैसे चाइना ने जो है वो 54 की बाद में 108 से 34 बढ़ाया, फिर ये वापस 104 कर रहे हैं, फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, इंस्टेंट आपकी इकोनॉमी के ऊपर जो है आप देखो, ये चाइना और अमेरिका का जो ट्रेड वॉर है इसकी वजह से हाँ आप देखो कल आपका सेंसेक्स, निफ्टी, गोल्ड के रेट सब के ऊपर इम्पैक्ट आया है ना। तो ऐसा काम हम लोग जनरली नहीं करेंगे, संतुलन और मध्य मार्ग अपनाएंगे, दोनों देशों के हितों का सम्मान करेंगे, व्यापारिक विवादों सुलझाने का प्रयास करेंगे और स्थिर और उम्मीद के मुताबिक व्यापार संबंध बनाएंगे हम लोग आने वाले टाइम में जो है वो। तो ये हम लोग जो प्रयास करेंगे, आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, वैश्विक व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, ये सारी बातें हम लोग जो है वो करेंगे ताकि जो है वो कुछ जो है वो और हमें जो है वो लाभ मिल सके। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक था और ये टॉपिक आपका जो है वो किससे संबंधित था दोस्तों, जो है वो ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर से संबंधित था। मेंस में अब भी 60 दिन हैं बचे हुए, अगर आप कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, आपका कोई साथी अब भी कहीं है भूला भटका है तो उसे बताओ कि आपके छोटे सब्जेक्ट और 2 बड़े सब्जेक्ट का भी मॉड्यूल है, 4th पेपर का भी मॉड्यूल है, उसके साथ साथ जो है वो 2 चैलेंजिंग सब्जेक्ट जिसमें इको और जो है वो आपकी जो टेक्नोलॉजी है, अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो उसके साथ 5 सब्जेक्ट ये हैं और इनके एक एक पेपर भी हैं, आप लोग जो आ सकते हैं। अभी भी टेस्ट नहीं लिखे हैं तो फुल लेंथ टेस्ट आप लिख सकते हैं और ज़रूर लिखिए, और कोई मतलब जो इलाज नहीं है, फुल लेंथ टेस्ट लिखोगे लास्ट में लिखने चाहिए। 4 मई से आपकी टेस्ट सीरीज चालू हो रही है, अब भी लिख लो तो भी बहुत है, तो अब भी आप जो फुल लेंथ टेस्ट लिख सकते हैं। और क्रैश कोर्स में लास्ट 60 दिनों में आपके लिए जो एक कोर्स है जिसमें सब कुछ आपको मिलेगा, आपको उतना ही पढ़ना है जिसको आपको इम्प्रूव करना है, तो आप बढ़िया तरीके से क्रैश कोर्स ज्वाइन करके भी जो है वो लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मेरी तरफ से आपको पूरा कवर करवा दिया, आपको मज़ा आया होगा। अपन ने बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ लिए। वर्ल्ड इकोनॉमी का मेरी तरफ से समापन है। अब 2 महीने में कुछ और होगा तो मैं 1-2 क्लास और लेके करंट से संबंधित क्वेश्चंस और करवा दूंगा मुझे जब भी लगेगा, है ना। लेकिन अब जो है वो हम कल से इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे और पिछले 2-3 दिन से हम पढ़ रहे हैं,
तो आपको कल इसकी 36 पेज की पीडीएफ मिल जाएगी हिंदी और अंग्रेजी में। बढ़िया जी लगा के प्रिंट निकलवाना और बढ़िया जो है पढ़ना। अब कल से इंडियन इको स्टार्ट करेंगे। इंडियन इको का टारगेट होगा कि 10 तारीख से स्टार्ट और 20 तारीख तक इंडियन इको कंप्लीट करेंगे। 28 तारीख तक सिलेबस पूरा करने का प्रयास है और हमने टारगेट रखा है तो कर ही लेंगे, नहीं रखेंगे तो 28 से 4 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके बाद में मजा आएगा रिविजन का। तो कितना इंतजार है तुम्हें रिविजन का? है हाँ, ऐसा नहीं है माई जी, एक बार सिलेबस भी कवर करना है ना। तुम लोग कोई स्कूल वाले टाबर थोड़ी हो। ठीक है, तो तुम्हें इंतजार है तो तैयार रहना। रिवीजन में आएगा सबसे तगड़ा मजा। तो पहले तो मैं कुछ अनाउंसमेंट करूँ नहीं, लेकिन आपका जो है वो मई पूरा का पूरा बूस्टर के रिवीजन में जाएगा। और इस बार बूस्टर का रिवीजन और अलग होगा। वैसे रिवीजन का कॉन्सेप्ट हम ही लेकर आए थे, इससे पहले रिवीजन का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ तो नहीं था, आरएस में कहीं नहीं था। आज चारों तरफ रिवीजन की चर्चा है। आज चारों तरफ हर कोचिंग जो है वो कर रही है और ये अच्छा सुधारात्मक प्रयास है। इस बार हम रिवीजन को कुछ और इंटरेस्टिंग बनाएंगे और जिसमें आपको रिवीजन के साथ बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आपने सोचा भी नहीं होगा उससे भी बेहतर चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो 4 मई को आपके जो ये फुल लेंथ टेस्ट चालू होने वाले हैं, इसमें तो तुम आओगे जयपुर, नहीं तो फिर घर से लिखना जरूर है। और अब भी किसी ने अगर कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, सुधार चाहता है, तो वो ज्वाइन करके हमारे जो सारे सब्जेक्ट कवर करवाए हुए, चाहे पूरा कोर्स, चाहे दोस्तों आपके जो है वो मॉड्यूल, 4th पेपर का भी मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 भी है, मॉड्यूल 2 भी है। तो मेरी तरफ से जो है वो आपको धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। मिलते हैं फिर कल सुबह 9 बजे इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है जी।